ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 2 पार्ट 3 पंचकोशों की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। 5 कोश मानवीय चेतना के ही 5 स्तर हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 5 क्लेवर हैं। 1 अन्नमय कोश, 2 प्राणमय कोश, 3 मनोमय कोश, 4 विज्ञानमय कोश, 5 आनंदमय कोश। आत्मा परमात्मा के मध्य अगणित आदान प्रदान इन्हीं 5 कोशों के द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति जितने अधिक कोशों पर अधिकार कर लेता है, वह शक्तिहीनता तथा तुच्छता से उतना ही ऊपर उठता जाता है। 5 कोशों पर अधिकार कर लेने वाला व्यक्ति देव पुरुषों की श्रेणी में विराजता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जो चाहे वह करने लगता है। यह सत्य है कि देव सत्ताओं की तरह वह भी उन कामों को सरलता से संपन्न कर सकता है जिन्हें सामान्य व्यक्ति असंभव ही माने रहता है, पर वह स्वेच्छाचारी नहीं हो जाता। देव सत्ताएं भी सार्वभौम नियम व्यवस्था के ही अनुसार कार्य करती हैं। उस श्रेणी तक पहुंचे हुए महापुरुष की भी कोई वैयक्तिक इच्छा नहीं रह जाती। वह शाश्वत सत्ता की नियम व्यवस्था से एकाकार हो जाता है। इसलिए वह सामान्यतः असंभव लगने वाले कार्य कर सकता तथा अदृश्य प्रतीत होने वाले दृश्य देख सकता है। यह चेतना धरातल को उठाकर समष्टि चेतना से तादात्म्य में स्थापित कर लेने की स्थिति है। इस संपूर्ण सृष्टि में तथा उससे परे भी सर्वशु चेतना प्रवाह विद्यमान है। इस चेतना की अनंत परतें हैं। प्रत्येक चेतना स्तर अपने ढंग का अनूठा है। सामान्य मनुष्य जिस चेतना धरातल का स्पंदन ग्रहण कर पाने में अक्षम हो, वहां चेतना है ही नहीं, यह बात तार्किक दृष्टि से तो मान्य नहीं ही है। आधुनिक पदार्थ विज्ञानी भी अब इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि चेतना के अनंत समुद्र में हमारी पैंठ अत्यंत नगण्य है। चेतना का विशाल सागर इस ब्रह्मांड में विस्तृत है। उसी ने पदार्थ को उत्पन्न किया है। पदार्थ भौतिक विज्ञानी ने पदार्थों में ही सत्य को सन्निहित मान सत्यान्वेषण प्रारंभ किया और अब वह प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करता हुआ विस्मित हो उठा है। पदार्थ की ही सत्ता संदिग्ध हो उठी है और अपना संपूर्ण बोध ही एक भ्रम या आभास मात्र प्रतीत होने लगा है। अभी हम जो मानते हैं वह सब हमारे बोध की परिधि में सिमटे सृष्टि रूपों की झलक मात्र है, अर्थात उसे आभास ही कहा जा सकता है, सत्य नहीं। यह आभास हमारे लिए ज्ञात चेतना धरातलों की परिधि में बद्ध है। यदि किसी प्रकार हमारी चेतना एक सर्वथा नए आयाम को छू ले, तो अभी हमारा जो भी बोध है वह तब
पूरी तरह बदल ही जाएगा। जिसे आज सर्वथा सत्य मान रहे हैं, कल वही एक भ्रम लगने लगेगा। आइंस्टाइन ने चेतना के इसी आयाम को, बोध के नए धरातल को चतुर्थ आयाम की संज्ञा दी थी। आज वैज्ञानिकों को चतुर्थ आयाम संबंधी अनेक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चतुर्थ आयाम की अवधारणा से अवगत होने के लिए उसे यों समझा जा सकता है, हमारा संपूर्ण बोध 3 आयामों तक सीमित है। जो कुछ भी हम देखते, जानते, समझते, सोचते हैं, वह त्रिआयामी वस्तु जगत से संबंधित होता है। ये 3 आयाम है। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई तथा तीसरा मोटाई, गहराई अथवा ऊंचाई। यह तो हो सकता है कि किसी वस्तु का कोई आयाम अधिक हो, कोई कम। जैसे किसी संदूक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही अधिक होती है, किंतु कागज की मात्र लंबाई, चौड़ाई ही अधिक होती है। केश या बाल की लंबाई ही अधिक होती है, जबकि किसी धूलिकण के तीनों आयाम बहुत छोटे होते हैं। ये तीनों आयाम देश या स्पेस में होते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार चौथा आयाम है टाइम या काल। सामान्यतः 3 आयामों तक ही हमारा बोध क्षेत्र है। चतुर्थ आयाम का बोध होते ही हमारे सामने ज्ञान का एक अनंत क्षेत्र खुल सकता है। तब यह संसार एक सर्वथा भिन्न रूप से नजर आने लगेगा। ऐसा बहुत कुछ जिसे हम यथार्थ, वास्तविक और सत्य मानते जानते हैं, वह यथार्थ और एक भ्रांति मात्र है, यह स्पष्ट हो जाएगा। इसे क्रमशः इस तरह समझा जा सकता है। एक बिंदु को लें। यद्यपि प्रत्येक बिंदु कुछ न कुछ स्थान घेरता ही है, गणित में बिंदु वस्तुतः उसे ही कहते हैं जिसका कोई स्थान तो हो पर आकार न हो, या कह सकते हैं कि रूप तो हो पर आकार न हो। अब कोई 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को ले। इस रेखा में असंख्य बिंदु समाहित हो सकते हैं, क्योंकि बिंदुओं का तो कोई साइज या आकार होता नहीं। यह 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा स्पेस एक ही दिशा, लंबाई का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक आयाम हुआ। एक वर्ग जिसमें लंबाई व चौड़ाई दोनों हैं, पर गहराई, मोटाई या ऊंचाई नहीं, उसमें लंबाई और चौड़ाई के 2 आयाम हुए। जैसे किसी कागज के पन्ने की ऊपरी सतह, जबकि किसी कमरे में जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं, तीनों आयाम उपस्थित रहते हैं। किसी सतह पर नाली में रहने वाले 2 ऐसे कीड़ों की कल्पना कीजिए जो सिर्फ एक ही आयाम लंबाई जानते हों। चौड़ाई भी कोई वस्तु होती है, यह जानते ही न हो। इसका अर्थ है कि यदि वे संयोगवश आमने सामने आ पड़ते हैं तो वे एक दूसरे से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगल बगल जैसी कोई चीज वे जानते ही न होंगे। वे तो बस उसी रेखा में, उसी सीध में या तो आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं। वही उनका संसार है। किसी पुस्तक का पृष्ठ यदि
चेत हो उठे, पर उसका बोध क्षेत्र, लंबाई और चौड़ाई इन दो ही आयामों तक सीमित हो, तो वह उसी पुस्तक के दूसरे पृष्ठों के अस्तित्व को भी नहीं जान सकता। अपने त्रिआयामी बोध सामर्थ्य के कारण जब हम किसी छाया चित्र को देखते हैं तो उसमें गहराई की स्वयं ही कल्पना कर उस चित्र को समझ लेते हैं, जबकि सामान्यतः यदि किसी कुत्ते को उसका या उसके स्वामी का छाया चित्र दिखाया जाए तो यह उसके लिए अर्थहीन होगा, उस पर इसकी कोई प्रतिक्रिया न होगी। लेकिन उस चित्र में गति आ जाने पर वही कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि तब जैसे उसकी चेतन में कोई स्मृति कौंध जाती है। गति का नया घटक स्थिति को बदल देता है। चलचित्र आदि को देखकर इसीलिए कुत्ता भौंकने लगता है। दो आयामों वाले चित्रों को देखने की अभ्यस्त हमारी जागृत मनश्चेतना त्रिविमितीय स्तर के छाया चित्रों को देखकर किस तरह विभ्रांत हो उठती हैं, यह होलोग्राफी के जानकार लोगों को विदित है। लेजर किरणों की कृपा से होलोग्राफी के आधार पर त्रिविमितीय सिनेमाओं का निर्माण कई विकसित देशों में प्रारंभ भी हो चुका है, जहां पर्दे पर मनुष्य, मोटर, घोड़े, रेलगाड़ी, भालू, शेर आदि यथार्थवत चलते दौड़ते दिखाई पड़ते हैं और अनभ्यस्त सिनेमा दर्शक प्रारंभ में भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरे आयाम का ही नए संदर्भ में नवीन बोध जब हमें विस्मित, विमुग्ध कर सकता है, तब चतुर्थ आयाम की जानकारी तो पूरे बोध क्षेत्र को ही उलट पुलट देगी और हमारी वर्तमान निर्विवाद धारणाएं भी जड़ मूल से उखड़ जाएगी। आइंस्टाइन ने जब सर्वप्रथम सापेक्षता सिद्धांत की व्याख्या की तो संपूर्ण विश्व में केवल 12 वैज्ञानिक उसे समझ पाए, ऐसा कहा जाता है। फिर जब प्रोफेसर स्मिथ ने सर्व सामान्य को समझाने के लिए सापेक्षता सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी तो एक विनोद ही चल निकला कि आइंस्टाइन ने सर्वप्रथम व्याख्या की तो उसे 12 वैज्ञानिक समझ पाए, किंतु प्रोफेसर स्मिथ की व्याख्या तो एक भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। अंग्रेजी में इस संदर्भ में एक हास्य कविता भी है, जिसका मनोरंजक भावानुवाद यों होगा। एक थी लड़की नाम जॉन ब्राइट, चलती अति तीव्र गति से जैसे हो लाइट। एक दिन उमंग में प्रकाश से भी प्रखरतर वेग से चली वह आइंस्टाइनी ढंग से, लौटकर आई तो थी पिछली नाइट। किंतु आज यह बात विनोद नहीं रह गई। काल की गति पीछे की दिशा में भी लौट सकने की बात अब वैज्ञानिक जगत में सर्वस्वीकृत होती जा रही है। असीम वेग से चलने वाले कणों की जानकारी बढ़ती जा रही है। 1967 में गेराल्ड फॉन बर्ग ने काल्पनिक मात्रा के इन कणों को टैक्यान नाम दिया। टैक्यान का प्रॉपर मास
काल्पनिक होता है एवं उनका वेग प्रकाश वेग से भी ज्यादा होता। प्रकाश वेग से कम तो नहीं हो सकता। यद्यपि अभी ऐसे उपकरणों का अभाव है जिनके द्वारा टैक्यान को प्रदर्शित किया जा सके, किंतु वैज्ञानिकों द्वारा यह तथ्य मान्य हो चुका है कि टैक्यान विद्यमान है। 1968 में टैक्यान विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान कार्य कर रहे डॉक्टर सुदर्शन ने फॉन वर्ग की परिकल्पना को सही सिद्ध कर दिया। ये तो हुए प्रकाश वेग से अधिक तीव्रगामी टैक्यान जिन पर अनुसंधान जारी है। प्रकाश वेग से गतिवान कणों को लक्सान कहते हैं, जिनका प्रॉपर मास 0 रहता है। फोटॉन, न्यूट्रिनो, ग्रेविटिन आदि ऐसे ही कण हैं। प्रकाश की गति वाले अनेक कण तो अस्थायी अस्थिर होते हैं, किंतु फोटॉन, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो स्थायी होते हैं। इन कणों की खोज ने काल संबंधी एक नई अवधारणा को वैज्ञानिकों के बीच प्रतिष्ठापित कर दिया और वे मानने लगे हैं कि समय मात्र आगे ही नहीं जाता, पीछे की तरफ भी लौट सकता है। फोटॉन कणों का वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है, अतः उनके लिए तो काल गति 0 है। भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई अंतर नहीं है। प्रकाश वेग से अधिक गति वाले कणों के लिए समय की गति हमारी परिचित भावना के सर्वथा विपरीत हो जाती है। हम अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की काल यात्रा करते हैं, किंतु उन कणों की यात्रा भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में होती है। यही है काल की चतुर्थ आयाम की आइंस्टाइन की धारणा। जब अतीत में लौटना भी संभव हो जाएगा, तो हमारा वर्तमान बोध किस प्रकार अस्त व्यस्त हो जाएगा, यह हम भली भांति समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, हमारी वर्तमान धारणा है कि राम एवं कृष्ण, महात्मा गांधी आदि मर गए, लेकिन तब हम स्पष्ट उन्हें उसी रूप में देख सकेंगे जैसे कि वे उस समय थे। इससे जन्म मृत्यु की भौतिकवादी धारणा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और भारतीयों की जो मान्यता अभी जन सामान्य के लिए मात्र एक विश्वास के रूप में ही है, वह बिल्कुल प्रत्यक्षतः सत्य दिखाई देगी। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि जन्म या मृत्यु चरम अर्थों में एक भ्रांति मात्र है। यह हुआ काल के चतुर्थ आयाम की जानकारी का एक प्रभाव परिणाम। हमारे संपूर्ण बोध क्षेत्र में ऐसी ही उथल पुथल मच जाएगी जिसे नष्ट होना मान बैठते हैं। वह रूप परिवर्तन मात्र प्रतीत होगा जिसे आज अपना बेटा अपनी पत्नी मानते हैं, वह अतीत का अपना भाई, मित्र या शत्रु भी है। यह स्पष्ट दिख जाने पर रिश्तों के प्रति वर्तमान दुराग्रही मोह टूट जाएगा, क्योंकि वह एक मूर्खतापूर्ण भ्रांति मात्र है। यह स्पष्ट हो जाएगा। यह सब अत्यंत निकट है। रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बोलेगोव का कहना है कि यह सुनिश्चित संभावना है। उनके अनुसार आर्कियोवीडियोफॉन
नामक एक संयंत्र निर्मित किया जा सकता है, जो टेलीविजन सेट जैसा। यह संयंत्र जिस व्यक्ति के पास होगा, वह व्यक्ति अपने परिवार संबंधी मित्रों या संबंधियों के छायाचित्रों आदि के आधार पर अपने दादाओं परदादाओं की आकृतियां इस संयंत्र के पर्दे पर देख सकेगा और उनसे वार्तालाप भी कर सकेगा। यह हुई काल के चतुर्थ आयाम के बोध की एक करामत। पांचवें आयाम में मस्तिष्क और चेतना के अकल्पित क्रिया व्यापार संभव होंगे। इस आयाम की खोज से आत्माओं की अवधारणा भी वैज्ञानिक के सामने स्पष्ट हो सकती है तथा अनंत लोकों की नवीन जानकारियों का द्वार खुल सकता है। अभी हमें विश्व की जानकारी जितनी है, उसमें यांत्रिक माध्यमों में उच्चतर आयाम के अन्वेषण की विधि ज्ञात नहीं है, किंतु मानव जाति ऐसी मनः नियंत्रण की शक्ति अर्जित विकसित कर सकती है जिससे कि उक्त नवीन आयाम का बोध प्राप्त हो सके, भले ही यांत्रिक उपकरण वैसे सुलभ या संभव न हो सके। भारतीय मनुष्यों ने मन की ऐसी ही साधना कर चेतना के विविध आयामों का बोध प्राप्त किया था। पंचकोश इन्हीं 5 चेतना आयामों के ही नाम हैं। शरीरस्थ इन 5 आणविक विद्युत भंडारों को अंतरिक्ष में असंख्य शक्ति धाराओं के साथ संबंध जोड़ने वाला शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञान और शक्ति का अनंत विस्तार किया जा सकता है। मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति का अथवा सभी, ताकि अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। पदार्थवाद अभी तक इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, अब वही इस मार्ग का नया व्याख्याकार बनने जा रहा है। आइंस्टाइन चतुर्थ आयाम से भी आगे एक पंचम आयाम की संभावना देखते हैं। चतुर्थ आयाम के अस्तित्व को अतीन्द्रिय ज्ञान की असंख्य घटनाएं प्रमाणित करती रहती हैं। प्रेत शरीर के बारे में स्वप्नों को सही संकेतों के रूप में दूरदर्शन, दूर श्रवण, विचार संचार आदि के रूप में हम अदृश्य जगत की सत्ता को प्रत्यक्षवत देखते हैं। यह चौथे आयाम की पुष्टि है। पांचवा आयाम वह है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना को परस्पर संबंध करके मानवीय सत्ता को ईश्वर तुल्य बनाया जा सकता और उतना ही शक्ति संपन्न सिद्ध कर सकना संभव हो जाएगा। प्रति विश्व, प्रति कण आदि के रूप में ही संसार से बिल्कुल सटे एक ऐसे विश्व का अस्तित्व अगले दिनों सिद्ध होने जा रहा है, जिसे पौराणिक काल के दैत्य लोक के समतुल्य कहा जा सके। यह क्षेत्र भी पंचम आयाम की परिधि में आ जाएगा। संक्षेप में आयामों को स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का क्षेत्र कह सकते हैं। स्थूल की अनुभूतियां स्थूल शरीर, सूक्ष्म उपकरणों से होती हैं। सूक्ष्म के लिए मस्तिष्क, प्राण जैसे उच्च स्तरीय चेतना युक्त औजार प्रयुक्त करने पड़ते हैं। पांचवा आयाम विशुद्ध चेतनात्मक है। उसे
ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जीव चेतना के साथ जोड़ने की और उस स्थिति का असाधारण लाभ उठाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलना कितना आनंददायक, कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावोत्पादक हो सकता है, इसकी आज की समुचित चर्चा कर सकना भी अपनी भौतिक मनस्थिति में संभव नहीं है। पर तत्वज्ञानी सूक्ष्मदर्शी उसका रसास्वादन कर रहे हैं। इसी आधार पर वे देवात्मा बने हैं और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर पार लगाया है। 5 कोश इन्हीं 5 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचकोशी साधना का महत्व इसी दृष्टि से है कि हम जड़ के भीतर हर क्षेत्र में काम कर रहे चेतन के साथ अपना संबंध जोड़ सकें। पदार्थ का स्थूल उपयोग कर सकना ही पर्याप्त नहीं, उसकी मूल सत्ता को हस्तगत किया जा सके तो ही वास्तविक लाभ है। 5 कोशों में प्रथम विशुद्ध पदार्थ परक है, दूसरे को पदार्थ का ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं, प्रथम अन्नमय कोश और दूसरा प्राणमय कोश है। आगे चेतना क्षेत्र आरंभ होता है। व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, एक ज्ञात, दूसरा अविज्ञात। ज्ञात को मनोमय कोश कहते हैं। उसका प्रशिक्षण, संवर्धन, उपयोग विचार विमर्श एवं बौद्धिक आदान प्रदान से संभव हो जाता है। इस क्षमता के विकसित होने पर मनुष्य बुद्धिमान कहा जाता है और बुद्धि शक्ति के सहारे जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें उठाता है। इसे मनोमय कोश समझा जाना चाहिए। विज्ञानमय कोश मनः चेतना की गहरी परत है। चित्त और अहंकार के रूप में इसी की व्याख्या की जाती है। अतीन्द्रिय क्षमता का क्षेत्र यही है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके अपने संसार की कारणभूत स्थिति के साथ संबंध जोड़ सकना इसी आधार पर संभव होता है। सिद्ध पुरुष इसी प्रक्रिया में प्रवीण होते हैं। ऋषि सिद्धियां यहीं से उपलब्ध होती हैं। व्यक्ति सत्ता का एक वर्गीकरण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में भी होता रहा है। पंच तत्वों से बना और प्रत्यक्ष होने के कारण यही अपना कामकाजी शरीर स्थूल कहलाता है। प्राण शक्ति की इसी को सामर्थ्य है। इसलिए अन्नमय और प्राणमय कोशों का सम्मिलित स्वरूप स्थूल शरीर कहा जाता है। मनोमय कोश और सूक्ष्म शरीर पूर्णतया एक ही है। कारण शरीर को विज्ञानमय कोश समझा जाना चाहिए। भाव संवेदना का, मस्तिष्क की अतीन्द्रिय चेतना का समावेश यही है। आनंदमय कोश का उतना अंश इसी क्षेत्र में आता है जिसमें जीव सत्ता और परम सत्ता के मिलन की आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार जैसी दिव्य अनुभूतियां होती हैं। स्थित प्रज्ञ, अवधूत, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, जीवन मुक्त इसी स्थिति में परिपक्व होते हैं। गायत्री के 5 मुख 5 कोशों के प्रतीक हैं। इस साधना को पूरी करते हुए हम पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इन्हें परीक्षा के 5 वर्ग
एवं स्तर कह सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं की 5 आयामों के रूप में व्याख्या की जाती है। आत्मिक प्रगति के पथ पर हम जितने जितने आगे बढ़ते हैं, उतने ही उतने दिव्य विभूतियों से सुसंपन्न बनते चले जाते हैं। उसे देव शक्तियों का अनुग्रह कहें या देव माता की साधना का प्रतिफल, बात एक ही है। इन 5 कोशों एवं देवताओं की 5 सिद्धियां है। अन्नमय कोश की सिद्धि से निरोगिता, दीर्घ जीवन एवं चिर यौवन का लाभ है। प्राणमय कोश से साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रभाव, प्रतिभा जैसी विशेषताएं उभरती हैं। प्राण विद्युत की विशेषता से आकर्षक चुंबक व्यक्तित्व में बढ़ता जाता है और प्रभाव क्षेत्र, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता बढ़ती है और उतार चढ़ाव में धैर्य संतुलन बना रहता है। विज्ञानमय कोश से सज्जनता का, उदार सहृदयता का विकास होता है और देवत्व की विशेषताएं उभरती हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अपरोक्षानुभूति, दिव्य दृष्टि जैसी उपलब्धियां विज्ञानमय कोश की हैं। आनंदमय कोश के विकास से चिंतन तथा कर्तृत्व दोनों ही इस स्तर के बन जाते हैं कि हर घड़ी आनंद छाया रहे, संकटों का सामना ही न करना पड़े। ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग, मुक्ति जैसी महान उपलब्धियां आनंदमय कोश की ही देन हैं। जागरण एवं अनावरण शब्द पंचकोशों के परिष्कार की साधना में प्रयुक्त होते हैं। इन प्रसुप्त संस्थानों को जागृत, सक्रिय, सक्षम बनाकर चमत्कार दिखा सकने की स्थिति तक पहुंचा देना जागरण है। अनावरण का तात्पर्य है आवरणों का हटा दिया जाना। किसी जलते बल्ब के ऊपर कई कपड़े ढक दिए जाएं तो उसमें प्रकाश तनिक भी दृष्टिगोचर न होगा। इन आवरणों की एक एक परत उठाने लगें तो प्रकाश का आभास क्रमशः बढ़ता जाएगा। जब सब पर्दे हट जाएंगे तो बल्ब अपने पूरे प्रकाश के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा के ऊपर इन 5 शरीरों के 5 आवरण पड़े हुए हैं, उन्हीं को भवबंधन कहते हैं। इनके हट जाने या उठ जाने पर ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार एवं बंधन मुक्ति का लाभ मिलता है। पार्ट 3 समाप्त।